मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा अचकज़ई है। मैं पिछले 11 साल से रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन काम कर रही हूँ। टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है हमारे, ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि इंटरनेशनली एज वेल। जो बोन्स हमारी होती हैं या हड्डियाँ हमारी होती हैं एक लिविंग टिश्यू है। इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट रीमॉडलिंग हो रही होती है, इनकी नए बोन्स बनते हैं जो कि पुरानी बोन्स को रिप्लेस करती हैं, और ये प्रोसेस हमारी बचपन से लेके हमारे बुढ़ापे तक के चल रहा होता है। अगर अर्ली स्टेज में, अर्ली एजेस में हमारी बैलेंस्ड डाइट हो और फिज़िकल एक्टिविटी ऑप्टिमम हो तो फिर ये जो बोन की रीमॉडलिंग होती है ये मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम बोन मास प्रोड्यूस होता है, और यूजुअली ये हमारी अर्ली 20s तक ये रहता है। उसके बाद हमने जो कुछ एक तरह से कमाया है या बनाया है अपने लिए वो हमारी आखिरी उम्र तक हमें हेल्प करती है। वो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जैसे नाम से ज़ाहिर है बोन्स का पोरस होना, यानी आम ज़ुबान में उनको कह सकते हैं जैसे बोन का खोखलापन या बोन्स का या हड्डियों का भुरभुरापन। और ये उस वक्त होता है जब पर यूनिट एरिया बोन में कैल्शियम या मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, और इस वजह से बहुत छोटी सी बदएहतियाती से बोन्स टूट सकती हैं। जैसे सिंपल हल्का सा एक बंदा गमला उठा ले या स्नीज़ करे या कफ़ करे, वो बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि इन माइनर मूवमेंट्स के साथ भी बोन्स टूट सकती हैं। तो ये क्यों होता है? ऑस्टियोपोरोसिस तब होती है जब बोन फॉर्मेशन हमारी बोन लॉस से कम हो, मतलब बोन्स बहुत जल्दी जल्दी डीजनरेट हो रही होती है, लेकिन उसके मुकाबले में बोन फॉर्मेशन हमारी कम होती है, तो वो बोन पेस नहीं रख पाता और बोन्स वीक हो जाती हैं। ये किन लोगों में होता है? यूजुअली ये एज के साथ रिलेटेड है। जिस तरह एज बढ़ती जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते रहते हैं। फ़ीमेल्स में ये बहुत कॉमन है। दादोशुमार हमें ये कहती है कि इंटरनेशनली हर 3 में से 1 खातून को और हर 5 में से 1 मर्द को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यूजुअली इसमें जो मेन रोल है वो हमारे हार्मोन्स का होता है, स्पेशली फ़ीमेल्स में। वो ख़वातीन जिनकी मेनोपॉज़ टाइम से पहले हो जाती है, या मतलब उनकी माहवारी टाइम से पहले बंद हो जाती है, तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है हमारी बोन हेल्थ के लिए, स्पेशली जब फीमेल्स मेनोपॉज से पहले ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उनके जिस्म में होता है जो कि प्रोटेक्टेड रखती है हमारे बोन्स को, और पोस्ट मेनोपॉज ईस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह से मर्द हजरात में एज के साथ आफ्टर द एज ऑफ 60-65 टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं। ये वो मरीज़ जिनको प्रोस्टेट की बीमारी होती है या प्रोस्टेट का कैंसर होता है, वो जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं प्रोस्टेट के लिए, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ये वो ख़वातीन जिनको अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट का कैंसर होता है या सीने का कैंसर होता है, वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती है। फिर इसी तरह से कुछ और हार्मोन्स हैं, जैसे थायराइड की बीमारियां हो गई, या कुछ ऐसे गुदूद हमारे जिस्म में होते हैं जैसे एड्रीनल्स या पैराथायराइड, उनकी कमी बेशी से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डाइटरी फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, या वो हमारे जो हमारी ग़िज़ा में बैलेंस का ना होना, कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी या प्रोटीन की कमी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस लेटर ऑन लाइफ में हो सकती है। फिर ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं जो हम किसी और बीमारी के लिए ले रहे होते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स है या मिर्गी की दवाइयाँ हैं, या फॉर दैट मैटर बहुत कॉमनली जो हमारे माशरे में यूज़ की जाती है मैदे की PPI जिसको हम कहते हैं, वो अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए या डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ली जाए तो वो लेटर ऑन जाके ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकती है। फिर कुछ ऐसी हमारी लाइफस्टाइल जो
हैबिट्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज का ना करना, ज़्यादातर अंदर बैठना, सनलाइट को एक्सपोजर ना होना, या कुछ ऐसी आदतें जो कि मुज़र सेहत होती हैं जैसे स्मोकिंग करना या अल्कोहल का इस्तेमाल करना, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकती है। फिर वो ऐसे जो मरीज़ जो कि अनफॉर्चुनेटली बेड रिडन होते हैं, बेड पे होते हैं फालिज की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, चूँकि उनकी बोन की मूवमेंट्स नहीं होती, जॉइंट्स की मूवमेंट्स नहीं होती, सन एक्सपोजर नहीं होता, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। इससे तशख़ीस कैसे होती है इसकी? कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और कुछ एक ख़ास किस्म का एक्सरे होता है जो कि बड़ा सिंपल और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, इसको हम DEXA स्कैन कहते हैं। उसके ज़रिए हम ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस जिन हड्डियों को अफेक्ट करता है वो है कमर की हड्डी, कूल्हे की, या जिसको हम हिप जॉइंट कहते हैं, या फिर कलाई की हड्डी। इनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है और इन हड्डियों के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने डाइट को एक बैलेंस रखें। कैल्शियम का इंटेक आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। नॉर्मली इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ये है कि कैल्शियम इंटेक आपकी कम से कम 1000 यूनिट मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, जो कि ग़िज़ा के थ्रू हम पूरी कर सकते हैं, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, अंडे का इस्तेमाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सीरियल्स या वो ब्रेड्स जिनमें कैल्शियम से जिनको फोर्टिफाई किया गया हो, ये ज़रूरी है। और अगर आपको लगे किसी वजह से कि भाई मैं कैल्शियम मुझे डाइट में पूरी नहीं मिल रही है, तो या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बड़ी ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, पिकी होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उनके लिए आप अपने डॉक्टर की इजाज़त से या उनकी एडवाइस से आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसी तरह से विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम को जज़्ब करने के लिए जिस्म में, और इसी तरह से बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स हमारे लिए है सनलाइट, कि धूप में बैठा जाए। इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ये है कि हफ्ते में कम से कम सिर्फ एक 20 मिनट के लिए अगर आप सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे वाली धूप में बैठें तो आपको काफ़ी विटामिन डी आपके स्किन के नीचे बन सकती है। तो एक तो सन एक्सपोजर हो गया, दूसरा अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, फ़िश, अंडे, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगेन अगर आपको लगे कि आपका सन एक्सपोजर नहीं है या आपकी ग़िज़ा में आपको नहीं मिल रही, तो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप 600 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की सप्लीमेंट डेली ले सकते हैं। फिर इसी तरह से प्रोटीन्स आपके डाइट में दालों, लेग्यूम्स और मीट के फॉर्म में होनी चाहिए। और फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली ऑन हम अपने बच्चों को प्ले ग्राउंड्स में भेजें, डे लाइट में भेजें। कोई किसी फॉर्म की भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, चाहे स्विमिंग हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, वो ज़रूर करनी चाहिए, एक आधा घंटा रोज़ाना, जो कि बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट के लिए ख़ास किस्म की कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि आप खुद नहीं ले सकते, ये हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे लेनी चाहिए। इसमें कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ ख़ास किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो कि बोन्स में कैल्शियम और विटामिन डी की डिपोजिशन को इम्प्रूव करती है, और वो हमेशा आपकी असेसमेंट के बाद आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट बीमारी है या एक खामोश बीमारी है जो कि इनिशियल स्टेजेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से बोन्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाती हैं तो फिर कुछ अलामात ज़ाहिर होते हैं, जिसमें पट्ठों का दर्द होना, नॉन स्पेसिफिक थकावट महसूस करना, थोड़ा सा काम करके स्पेशली ख़वातीन थक जाती हैं, उनके जॉइंट्स में नॉन स्पेसिफिक के दर्द होना, फिर कमर में दर्द होना, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ती जाती है, कभी कभार आपकी हाइट में या आपके कद में कमी आती है और आपके पोस्चर का चेंज होना, जैसे कमर का खम होना या टेढ़ा होना, ये भी शामिल है। फिर आगे जाके फिर ऑब्वियसली ईज़िली आपको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं मिनिमम फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ। स्पेशली ख़वातीन में जो पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं, अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी सिंपल सिर्फ इतना है कि बेड से उठ के उन्होंने किचन तक जाना, या उसमें भी उनकी हड्डी टूट सकती है।
ہمارے سیٹ اپ میں ہم کافی زیادہ آسٹیوپوروسس کے پیشنٹ دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کی تشخیص یوزلی بہت لیٹ ہوتی ہے کیونکہ خواتین پہلے تو آگے آتی نہیں ہیں یا پھر بہت عرصے یہ سمٹمز اپنے گزارتی ہیں. جب وہ حد سے بڑھ جائے آگے تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں. تو ہمارے جو او پی ڈی میں ہے ان کی مقدار کافی زیادہ ان پیشنٹس کی, اور اسپیشلی خواتین میں جو پوسٹ مینوپوزل ہیں, جن کی ماہواری رک چکی ہے اور ان کو پراپر رک چکی ہے یا ان کی بچہ دانی کسی وجہ سے آپریشن کے تھرو نکال دی گئی ہے, تو ان میں یہ بیماری بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اور ان کی تشخیص بھی کافی لیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ رپورٹ بہت لیٹ کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ خواتین میں بلکہ مرد حضرات میں بھی اولڈ ایج سے میں مراد 60-65 کے بعد یہ کوائٹ کامن ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے, اپنی اسیسمنٹ کرانی چاہیے, اور اگر آپ کو ذرا سے بھی یہ سمٹمز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی یا سن ایکسپوجر یا ڈائٹ میں آپ کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ کو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے.